गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजया क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं ओबीसी के रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो प्लीज मेरा वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा बच्चों। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, व्हाट इज द टर्म फॉर द डेसिडुआ लाइनिंग द यूट्राइन कैविटी जस्ट आउटसाइड द साइड ऑफ द प्लेसेंटा। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज द टर्म डेसिडुआ, यानी कि डेसिडुआ के लिए कौन सी टर्म ली जाती है जहां पर लाइनिंग रहती है, क्या रहती है, यूट्राइन कैविटी जस्ट आउटसाइड ऑफ द प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा के आउटसाइड कैविटी में रहती है वो। ऑप्शन 1 में देख लेते हैं, डेसिडिया बैसिलिस, और उसको बोल सकते हैं सेरोटिना। सेकंड वन इज द डेसिडिया कैप्सुलरिस, थर्ड वन इज द डेसिडिया वेरा, फोर्थ वन इज द कैवर्नस लेयर। कौन सा लेयर आएगा बच्चों? कैवर्नस लेयर। तो फिर से बोल रहा हूं मैं, व्हाट इज द टर्म फॉर द डेसिडिया, डेसिडिया के लिए कौन सी टर्म यूज होती है जस्ट लाइनिंग द यूट्राइन कैविटी आउटसाइड द साइड ऑफ द प्लेसेंटा। तो पहली आएगी डेसिडिया बैसिलिस और द सेरोटिना, second one is the Decidia capsularis, third one is the Decidia vera और the last one is the cavernous layer। तो उसका सही आंसर कौन सा आएगा बच्चों? That is the Decidia vera बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? याद रखिएगा बच्चों, जो टर्म यूज होती है डेसिडिया की लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी जस्ट आउटसाइड ऑफ द प्लेसेंटा, जो बाहर की लेयर में रहते हैं, उसे क्या बोला जाता है बच्चों? डेसिडिया वेरा के नाम से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेसिडिया वेरा के नाम से। चलिए, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिखा जा रहा है, fertilize the ovum is the implanted into the uterus। जो भी ओवम है फर्टिलाइज होने के बाद इम्प्लांट होता है यूट्रस में, लेकिन कितने दिनों के बाद? 6 दिनों के बाद, 1 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद, या फिर 10 दिनों के बाद। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, fertilize the ovum is the implanted into the uterus after, कितने दिनों के बाद जो यूट्रस में इम्प्लांट होता है जो फर्टिलाइज ओवम है? 6 दिन में, 1 दिन में, 8 दिन में, या फिर 10 दिन में। चलिए बच्चों, इसका आंसर पढ़ लेते हैं। तो पहले तो ये सोच लीजिए, द प्रोसेस ऑफ द गेटिंग द प्रेग्नेंट इनटू द 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये तो आपको पता ही होगा, छोटे बच्चे को भी पता होता है कि द प्रोसेस ऑफ द गेटिंग प्रेग्नेंट इनटू द 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि 28 दिन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है उसमें होता है। डे 1 में क्या होता है बच्चों? फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड, यानी कि जो पहला दिन होता है फर्स्ट डे का, वो पहला दिन। अराउंड 14 डे में क्या देखने को मिलता है बच्चों? याद रखिए, ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 14 डे में, यानी कि ओव्यूलेशन का पीरियड स्टार्ट कब होता है बच्चों? तो याद रखना बच्चों, कब होता है? 14 डे में। कौन सा दिन में? 14 डे में। विदिन द 24 ऑफ द आवर्स ऑफ द ओव्यूलेशन। अब जैसे कि ओव्यूलेशन आ गई डेट, उसके विदिन कितने आवर्स में? 24 आवर्स में अगर स्पर्म और ओवम का जो क्या होता है, फर्टिलाइज होता है, तो स्पर्म फर्टिलाइज एंड द एग, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्शन हो जाए। कितने घंटों में? 24 घंटे में अगर क्या होता है? कंसेप्शन होता है, यानी कि स्पर्म फर्टिलाइज द एग। तो उसकी वजह से अबाउट द 6 डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के कितने दिन के बाद बच्चों? 6 दिन के बाद जो भी फर्टिलाइज एग है वो कहां पर इम्प्लांट हो जाता है? यूट्राइन कैविटी में। तो आपका आंसर मिल गया। जो भी फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद कितने दिनों के बाद इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में? याद रखना बच्चों, 6 दिनों में। जो शुरुआत का पहला दिन है उसमें तो क्या रहता है? फर्स्ट डे ऑफ द योर पीरियड। 14वें दिन में, यानी कि 14 डे में क्या देखने को मिलता है? ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। विदिन द 24 आवर्स ऑफ द ओव्यूलेशन, 24 घंटों के अंदर, यानी कि ओव्यूलेशन के 24 घंटों में क्या देखने को मिलता है? स्पर्म फर्टिलाइज द एग, यानी कि कंसेप्शन होता है। तो उसके बाद जो भी उसके 6 दिन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइज एग इम्प्लांट इनटू द कहां पर? यूट्राइन लाइनिंग। अब देख लेते हैं, about the 21 days if the conception and the implantation occur during this menstrual cycle, you are the pregnant। पता चल गया। चलो, ऐसा हम नहीं देख सकते कि 6 दिन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी एक इम्प्लांट तो हो गया यूट्राइन कैविटी में, लेकिन क्या होता है? अराउंड 21 डे में एक चीज और होती है बच्चों। क्या होती है? conception and the implantation occur during the this menstruation cycle, then you are get the pregnant। पता चला, जो भी इम्प्लांटेशन है कब होता है बच्चों? 21 डे में होता है। कौन से डे में होता है? 21। अगर फर्टिलाइजेशन आफ्टर 6 दिन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइज एग इम्प्लांट कहां पर हो जाता है? यूट्राइन कैविटी के अंदर।
और 21वें दिन में conception and the implantation occur during this menstrual cycle you are being pregnant, यानी जो implantation process है वो कहाँ पर कंप्लीट होती है 21 डे के अंदर कंप्लीट हो जाती है। विच इज द करेक्ट आंसर बच्चों? आंसर इज द 6th, यानी फर्टिलाइज द ओवम इज द implanted into the uterus after the 6th day। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने बेहद ही बढ़िया, which of the following is the common side of the fertilization? और एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन की जो कॉमन साइड है, मेन कॉमन साइड है, कौन सी रहेगी बच्चों? फर्स्ट वन इज द एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, सेकंड वन इज द इन्फंडिबुलम, थर्ड वन इज द इस्टेमिक और फोर्थ वन इज द इंटरस्टिशियल। फिर से पढ़ा रहा हूं मैं बच्चों, which of the following is the common side of the fertilization? Ampulla of the fallopian tube, infundibulum, ischemic और the last one is the interstitial। कौन सा आएगा बच्चों? इंटरस्टिशियल। which is the correct answer बच्चों? एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना बच्चों, एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज द करेक्ट आंसर, यानी कि which of the following is the common side of the fertilization? तो कौन सा आएगा बच्चों? एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। कौन सा आएगा बच्चों? एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट, which of the following wear our body weight into the sitting position? जब भी हम सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं ना बच्चों, तो कौन सा हमारा जो बॉडी का पार्ट है वो वियरिंग यानी कि सहन करता है या कि बियर करता है जो भी बॉडी का हमारा वेट है, तो कौन से पोजीशन में? सिटिंग पोजीशन में। सिम्फिसिस प्यूबिस, इस्चियल ट्यूबरसिटीज, सैक्रल प्रोमोनेंट्री या फिर एला ऑफ द सैक्रम। फिर से बोल रहा हूं, कौन सा आएगा? सिम्फिसिस प्यूबिस, इस्चियल ट्यूबरसिटीज, सैक्रल प्रोमोनेंट्री, एला ऑफ द सैक्रम। तो व्हिच इज द करेक्ट आंसर? फिर से बोल रहा हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बियर आवर बॉडी वेट इनटू द सिटिंग पोजीशन? सिटिंग पोजीशन में कौन सा जो पार्ट है वो पूरा हमारा बॉडी का जो वेट है वो बियरिंग करता है, तो व्हिच इज द करेक्ट आंसर बच्चों? याद रखना, द इस्चियम इज द बोन। जो इस्चियम जो बोन होता है, इट इज द लोअर रेयर पार्ट ऑफ द हिप और द पेल्विस। जो लोअर पार्ट उसे क्या बोलते हैं? इस्चियम बोला जाता है। It has two protozoan called ischial tuberosities that bear the body's weight when they sit। जब भी हम बैठते हैं ना बच्चों, तो सारा वजन वो कौन सा बियर करता सहन करता है? तो ischial tuberosities। कौन सा आएगा बच्चों? ischial tuberosities आएगा। इट इज द करेक्ट आंसर। तो आपको आंसर पता चल गया। फिर से बोल रहा हूँ मैं, which of the following bear our body weight into the sitting position? sitting position में कौन सा जो पार्ट है वो क्या करेगा? बियरिंग करेगा हमारा वेट को। तो ischium is the bone of the lower part of the hip or pelvis। It is the two manly compartments। Which one is the ischial tuberosity that bear the body's weight when the sit? यानी कि जब भी हम बैठते हैं तो पूरा वजन जो भी बियर करता है वो कौन करता है? ischial tuberosities। नेक्स्ट, from where lower vagina arise? जो भी लोअर वजाइना है कहां से अराइज होती है? जेनिटल रिज, यूरोजेनिटल साइनस, मेलेरियन डक्ट या फिर मेसोनेफ्रिक डक्ट्स। फिर से बोल रहा हूं, फ्रॉम वेयर द लोअर वजाइना अराइज, जेनिटल रिज, यूरोजेनिटल साइनस, मेलेरियन डक्ट या फिर कौन सी आएगी? मेसोनेफ्रिक डक्ट्स। तो चलिए, इट इज द सही आंसर कौन सा आएगा बच्चों? वो तो सीधा सा क्वेश्चन है और सीधा सा आंसर कौन सा आएगा? जेनिटल रिज आएगा। कौन सा आएगा बच्चों? जेनिटल रिज के नाम से बोला जाता है। चलिए, What type of the epithelium line with the vagina? ये क्वेश्चन में बहुत एग्जाम में आता है, तो याद रखिए। और हाँ बच्चों, अगर मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो, अगर आपको मजा आता है कि चलिए सर कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। और अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। डेली की एक वो अगर मुझे सब्सक्राइबर मिलते रहे तो प्लीज मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं नया नया वीडियो लाते रहूंगा। जल्दी मैं आपके सामने एक वीडियो बेस्ड लेक्चर भी लेके आऊंगा, लाइव लेक्चर भी लेके आऊंगा, अगर आपकी डिमांड रहेगी तो। चलिए बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ द एपिथेलियम लाइन विद द वजाइना? पहला क्या आएगा बच्चों? क्यूबोइडल एपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम या फिर नॉन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो व्हिच इज द करेक्ट आंसर? व्हाट टाइप ऑफ द एपिथेलियम लाइन विद द वजाइना? जो भी वजाइना के अंदर कौन से टाइप के एपिथेलियम रहते हैं, यानी कि व्हिच टाइप ऑफ। तो which is the correct answer? तो बच्चों याद रखना, stratified squamous epithelium is the correct answer। कौन सा आंसर आएगा बच्चों? stratified squamous epithelium is the correct answer। तो फिर से, what type of the epithelium line with the vagina? The stratified squamous epithelium is the correct answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the estimate number of the oocyte present at the puberty? जो भी प्यूबर्टी के टाइम पे
कौन कितने नंबर में ओसाइट प्रेजेंट रहते हैं? 50,000 से 10,000, 20,000 से 40,000, 4 लाख से 5 लाख, या फिर 3 से 5 मिलियन? विच इज द करेक्ट आंसर? देख लेते हैं। बाय द 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, कौन सा बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से पढ़िए बच्चों। 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, द ओवरी होती है फीमेल की, उसके फिटस में क्या रहता है? 7 मिलियन ओसाइट रहते हैं बच्चों। गौर कीजिएगा, 5 मंथ की प्रेगनेंसी है, लेकिन फीमेल के ओवरी में, फीमेल फिटस की ओवरी में कितने रहते हैं ओसाइट? तो याद रखिए बच्चों 7 मिलियन। इसलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्यूबर्टी पूछा है। अगर इसकी जगह प्यूबर्टी की जगह क्या पूछा होगा? फीमेल फिटस पूछा होता, तो उसका सही आंसर कौन सा आएगा बच्चों? 7 मिलियन आता, लेकिन वो तो है नहीं बच्चों। चलिए नेक्स्ट। मोस्ट ऑफ द oocyte gradually waste away, leaving about the 1-2 millions present at the birth. उसमें से कहीं ज्यादा क्या हो जाते हैं बच्चों? वेस्ट हो जाते हैं, ऐसा ही वेस्ट निकल गए जाते हैं। और उसमें से कितने बचते हैं बच्चों? 7 मिलियन में से कितने बचते हैं? ओनली 1 से लेके 2 मिलियन ही बचते हैं। पहले बर्थ 5th मंथ के प्रेगनेंसी में कितने होते हैं बच्चों? 7 मिलियन। इसके बाद कितने हो जाते हैं? 1 to 2 मिलियन हो जाएंगे। और जो भी है, नो oocyte डेवलप आफ्टर द बर्थ, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर द बर्थ oocyte का डेवलपमेंट नहीं होता। जो भी बर्थ टाइम में होता है कितना होता है? 1 to 2 मिलियन। नेक्स्ट वन इज द एट द प्यूबर्टी ओनली द 3 लाख और फिर मोर देन इनफ फॉर द लाइफ टाइम फॉर द फर्टिलिटी। यानी कि कितना इट इज द प्यूबर्टी के टाइम होता है? 3 लाख होता है। कितना रहेगा बच्चों? 3 लाख और या मोर देन, यानी कि 4 लाख से 5 लाख हो सकता है। तो इज द करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? 4 लाख टू 5 लाख इज द करेक्ट आंसर। तो आपको पता चलना चाहिए क्या बोल रहा हूँ मैं। oocyte के बारे में डिस्कशन फिर से करते हैं। जो भी 5th मंथ की प्रेगनेंसी है, उसमें जो फीमेल फिटस रहता है उसमें कितनी oocyte रहती है बच्चों? 7 मिलियन रहती है। उसके बाद वेस्ट होकर कितनी रह जाती है? एट द बर्थ टाइम कितनी हो जाएगी? 1 से 2 मिलियन हो जाएगी। लेकिन उसके बाद oocyte का डेवलपमेंट नहीं होगा और प्यूबर्टी के दौरान कितने रहेंगे बच्चों? 3 लाख या फिर उससे ज्यादा रहेंगे। और इट इज द इनफ फॉर द लाइफ टाइम फॉर द फर्टिलिटी के लिए लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट है। चलिए, which of the following is the not part of the innominate bond? इसमें से कौन सा पार्ट इनोमिनेट बॉन्ड का नहीं है? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, सक्रम। कौन सा आएगा? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, सक्रम। तो देख लेते हैं। इनोमिनेट बॉन्ड आल्सो नोन एज द हिप बॉन्ड। जो भी इनोमिनेट बॉन्ड रहता है बच्चों, उससे क्या बोला जाता है? हिप बॉन्ड के नाम से यूज बोला जाता है। एंड इट इज द फ्यूज्ड बॉन्ड्स ऑफ द पेल्विस आइदर साइड ऑफ द सक्रम। जो भी साइड सक्रम रहता है उसके क्या पर? साइड के भाग में रहता है। नेक्स्ट, द बॉन्ड कंप्राइज द इस्चियम, प्यूबिस एंड द इलियम। जो भी ये बॉन्ड रहता है वो क्या डिवाइड हो जाता है? इस्चियम में, प्यूबिस में और द इलियम में। which are fused to each other into the acetabulum cavity and are the part of the appendicular system, skeletal system। तो पता चला इनोमिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या बच्चों? हिप बॉन्ड्स। वो क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी, यानी कि जॉइंट हो जाएगी। कहां पर? पेल्विक के पार्ट में। और कहां पर? कौन सी जगह पर? आइदर साइड ऑफ द सैक्रम के साइड में। तो बॉन्ड उसमें क्या प्रेजेंट होता है? इस्चियम, प्यूबिस और द इलियम प्रेजेंट रहता है। which are the fused to each other into the acetabulum cavity। कौन से कैविटी में फिट हो जाते हैं? acetabulum cavity के अंदर। and it is the part of the कौन सी सिस्टम का पार्ट है? appendicular। that is the two type होता है skeleton का, पता है ना बच्चों? axial और दूसरा कौन सा आएगा? appendicular skeletal system। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following serve as the landmark during the design of the fetal head? ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। which of the following serve as the landmark during the design of the fetal head? कौन सा लैंडमार्क हमें मेनली देखने को मिलता है? सर्व एज द लैंडमार्क ड्यूरिंग द डिजाइन जब होता है बच्चा तब, यानी कि नीचे की तरफ आता है तब। तो पहला क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन, ischial spine, symphysis pubis, ischial tuberosities, tuberosities और the sacral promontory। चलिए इसका आंसर डिस्कशन कर लेते हैं। The female pelvis is the bony compartment that support the vertebral column and its articulation with the lower limb। जो भी फीमेल pelvis है वो क्या है? bony compartment में प्रेजेंट रहती है और सपोर्ट क्या करता है? vertebral column को सपोर्ट करता है and its articulation with the lower limb, यानी कि किसके साथ जुड़ा होता है? lower limb के साथ। तो क्या होता है बच्चों? वो जुड़ा हुआ होता है। The bony pelvis of the female consists of the 4 bones। जो भी फीमेल बोन रहते हैं, सॉरी pelvis रहता है, उसमें कितने टाइप्स के बोन रहते हैं? 4 बोन्स प्रेजेंट रहते हैं।
तो हिप बोन्स इसमें कैसा बोला जाता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस को बोला जाता है। जो भी दो हिप बोन है उसमें क्या आएगा, इलियम, इस्चियम एंड द प्यूबिस। और टू इनोमिनेट बोन में कौन सा आएगा बच्चों, सैक्रम और द कॉक्सिक्स। कौन सा आएगा बच्चों, सैक्रम, और द दूसरा वन इज द कौन सा आएगा, कॉक्सिक्स आएगा। तो पहला क्या आएगा, फिर से टू हिप बोन कंसिस्ट, दो हिप बोन में कौन सा आएगा, इलियम, इस्चियम एंड द प्यूबिस। टू इनोमिनेट बोन्स में कौन सा आएगा, सैक्रम एंड द कॉक्सिक्स। नेक्स्ट वन इज द हिप बोन। तो हिप बोन में क्या आएगा बच्चों, द इलियम इज द अपर एंड द फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द हिप बोन। जो भी इलियम है बच्चों वो कौन सा पार्ट है, अपर यानी कि फ्लैटेंड पार्ट है हिप बोन का। द इस्चियम लाइज इंफीरियर एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। पता चल रहा है ना बच्चों, जो इलियम रहता है वो कौन सा पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है और फ्लैट पार्ट है हिप बोन का। और इस्चियम कहां पर रहेगा, इंफीरियर और पीछे की साइड यानी कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। उसमें क्या रहता है, इस्चियल स्पाइन होता है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी होती है, और द प्यूबिक बोन फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विस। इस्चियल स्पाइन को क्या बोला जाता है, इट इज द प्लान ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव आउटलेट। याद रखना बच्चों, तो इसमें ही आंसर है। जो भी इस्चियल स्पाइन है उसे क्या बोला जाता है, इट इज द प्लान ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव आउटलेट, यानी जो भी ऑब्स्ट्रक्टिव की आउटलेट आती है वो पहला क्या काम करता है, इस्चियल स्पाइन के द्वारा होता है। नेक्स्ट, द हेड ऑफ द फीटस, जो भी फीटस का हेड है वो कंसीडर करता है एंगेज व्हेन द वर्ल्ड इज द फेल्ड वजाइनली। जब भी वर्ल्ड को कहां पर फील होता है, वजाइनली जब वर्ल्ड फील होता है, और बिलो द लेवल ऑफ द इस्चियल स्पाइन, यानी कि इस्चियल स्पाइन से लेवल से कम, या फिर कहां पर वजाइनली जब फेल्ड होता है, कहां पर होता है, वजाइनली फेल्ड होता है कहां पर, जब भी वर्ल्ड फेल्ड रहता है। तो फिर से बोल रहा हूं, द हेड ऑफ द फीटस इज द कंसीडर्ड एंगेज। फीटस का जो हेड रहता है कब एंगेज होता है, जब द व्हेन द वर्ल्ड इज द फेल्ड वजाइनली, जब भी वर्ल्ड को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और कहां पर, बिलो द लेवल ऑफ द इस्चियल स्पाइन। Hence, it is the important landmark of the pelvis that determine the distance of the descent of the head of the baby। यानी कि उससे पता चलता है जो भी बच्चे का हेड है वो कहां पर कितना दूर बैठा है। तो पता चल गया, उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों, मैं उसका ऑप्शन में दिखा देता हूँ, इस्चियल स्पाइन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आएगा बच्चों, इस्चियल स्पाइन इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, चलो। Which is the narrowest diameter of the pelvic inlet through the which the fetal head must pass। कौन सा जो डायमीटर है सबसे नैरोइंग रहता है जब भी fetal head must be pass, जो भी fetal head पास होता है तब। तो conjugated, diagonal conjugated, transverse diameter, obstetrical conjugated। तो which is the correct answer, याद रखना बच्चों, obstetrical conjugated। कौन सा आएगा, इट इज द नैरोएस्ट डायमीटर पेल्विक का, कौन सा आएगा, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेटेड। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज मेजरमेंट ऑफ द ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेटेड ऑफ द ब्रेन। जो भी क्या पूछ रहा हूँ, एवरेज मेजरमेंट पूछ रहा हूँ, किसका पूछ रहा हूँ मैं, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेटेड ऑफ द ब्रेन का। तो चलिए, 9 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा बच्चों, याद रखना 10.5 सेंटीमीटर। कौन सा आएगा बच्चों, 10.5 सेंटीमीटर। इट इज द एवरेज मेजरमेंट ऑफ द ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेटेड ऑफ द ब्रेन। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज द कॉमनली यूज्ड टू मैनेज द पोस्टपार्टम हेमरेज। पहले तो ये समझ लीजिए, पोस्टपार्टम लिखा है, इससे नाम से पता चलता है ना बच्चों, पोस्टपार्टम का मतलब क्या, डिलीवरी के बाद या पहले, डिलीवरी के बाद क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटी हाइपरसेंसिटिव सेंसिटिव मेडिकेशन, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, यूट्राइन मसाज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन एंड द इमीडिएट न्यूनेटल ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन। जल्दी से जल्दी क्या स्टार्ट करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग, uterine massage and the administration of the oxytocin, intravenous administration of the broad spectrum antibiotics and the administration of the anti-hypersensitive medicine. The most common intervention of the managing the PPH involve the uterine massage and the administration of the oxytocin. This is the correct answer. अगर वुमेन्स आई है, अगर उसको पोस्टपार्टम हुआ है, तो पहली प्रायोरिटी एज अ नर्स क्या करेंगे, इन्वॉल्व द यूट्राइन मसाज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन
पीपीएच को क्या बोला जाता है? डिफाइंड एज द एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलता है फॉलोइंग द चाइल्ड और बच्चों के जन्म के साथ एंड द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर, यानी कि इसका मैनेजमेंट आता है वो कौन से स्टेज में आता है? इंक्लूडिंग द थर्ड स्टेज, यानी कि इंक्लूडिंग द यूट्रोजेनिक एजेंट लाइक द ऑक्सीटोसिन, इट इज द क्रिटिकल फॉर द प्रिवेंटिंग। ऑक्सीटोसिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द क्रिटिकल फॉर द प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग दिस कंडीशन। तो पता चला क्या बोल रहा हूं मैं बच्चों? पीपीएच है क्या? इट इज द एक्सेसिव ब्लीडिंग है बच्चे के साथ, जन्म के साथ, और एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कौन सा आएगा? थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। कौन सी ड्रग आएगी? तो याद रखना बच्चों, ऑक्सीटोसिन, इट इज द क्रिटिकल फॉर द प्रिवेंटिंग द एंड ट्रीटिंग दिस कंडीशन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है बच्चों? प्रमोट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसकी वजह से हेल्प विद द कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल इनटू द यूट्रस एंड द रिड्यूस ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को कम कैसे करता है ऑक्सीटोसिन? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा वैसे ही ब्लड वेसल जो यूट्रस की है और उसके वजह से क्या होता है? रिमेनिंग द ब्लड इज द रिड्यूस, ब्लड क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। जो भी ब्लड वेसल है क्या हो जाएगी? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग कम हो जाएगा। नेक्स्ट, यूट्राइन मसाज मैन्युअली स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन फर्दर एंड इट इज द यूज फॉर द प्रिवेंटिव मेजर एंड द इमीडिएट आफ्टर द डिलीवरी एज अ ट्रीटमेंट फॉर द पीपीएच। अगर आपको कुछ भी पूछे ना कि पीपीएच का ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, पीपीएच का पेशेंट आ चुका है इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी, तो क्या करोगे? तो फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी आएगी बच्चों? पता चला क्या करेंगे हम बच्चों? याद रखना, इमीडिएटली क्या कर देंगे? यूट्राइन मसाज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल में बहुत काम आएगा। पीपीएच हो गया, आपके सामने पेशेंट है, क्या करोगे आप? डायरेक्टली यूट्राइन मसाज कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए ऑक्सीटोसिन का, और ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है? जो ब्लड वेसल वो क्या हो जाएगी? कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, इसका भी मैं थोड़ा सा डिक्लेरेशन कर देता हूँ कि एंटी हाइपरटेंसिव का क्या है। इट इज द यूज टू द मैनेज विद द हाई ब्लड प्रेशर, नॉट पीपीएच, पीपीएच नहीं। Rosuvastatin antibiotics are the infection control and while immediate neonatal breastfeeding can promote the uterine contraction due to the natural oxytocin release. It is the not a primary intervention for the PPH management. तो पता चला, जो भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है वो किसके लिए होती है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। जो भी एंटीबायोटिक है वो किसके लिए होगी बच्चों? इन्फेक्शन के कंट्रोल करने के लिए। एंड इमीडिएटली नियोनेटल ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? नेचुरली ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा एंड इट इज द नॉट अ प्राइमरी इंटरवेंशन फॉर द पीपीएच मैनेजमेंट। तो पता चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रेग्नेंट वुमन है, इसका क्या बोला जा रहा है? 28 वीक का गेस्टेशनल एज है, given to the TDAP vaccine, what is the primary reason for the administration of this vaccine during the pregnancy? पता है ना आपको, वैक्सीन के दौरान हमें ये वैक्सीन देते हैं TDAP। क्यों देते हैं? चल सीख लेते हैं। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो प्रोटेक्ट द मदर फ्रॉम द डेवलपिंग टिटेनस, टू प्रोवाइड द एक्सेसिव इम्यूनिटी टू न्यूमोन अगेंस्ट द पर्टुसिस, टू प्रिवेंट द मदर from the contracting diphtheria, and to enhance the newborn response for the future vaccination। तो कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही लग रहा है? देखते हैं। पहला क्या आएगा बच्चों? TDAP वैक्सीन, यानी कि टिटेनस टॉक्साइड, रिड्यूस द डिप्थेरिया टॉक्साइड, or and the cellular pertussis vaccine is the recommended for during the pregnancy, particularly between the 27 to 26 week of the gestation, to protect the newborn from the pertussis, a highly contagious respiratory tract infection that can be deadly for the infant। वो बहुत ही खराब है किसके लिए? बच्चों के लिए। तो TDAP वैक्सीन क्या है? टिटेनस टॉक्साइड एंड रिड्यूस द डिप्थेरिया टॉक्साइड। एंड द सेलुलर pertussis में क्या आएगा? वैक्सीन इज द रिकमेंडेड फॉर द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और पर्टिकुलरली 27 से 36 वीक के दौरान क्या होता है? प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न्स फ्रॉम द pertussis, newborn from the pertussis and the highly contagious respiratory tract infection that can be deadly for the infant। और उसकी वजह से क्या होना है? नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिंग द वैक्सीन during the maximize the transfer of the maternal antibodies। क्या फायदा रहेगा? जो भी मैटरनल का एंटीबॉडी से वो कहाँ चला जाएगा? फीटस में। और प्रोवाइडिंग द न्यूबॉर्न विद द पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट द पर्टुसिस, और न्यूबॉर्न को कैसे इम्यूनिटी में डाल देगा?
पैसिव इम्यूनिटी में डाल देगा। तो कैसा रहा? सॉरी, आज का मैं आंसर तो बोलना भूल गया। तो विच इज द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा बच्चों? एनहांस द रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स फॉर द फ्यूचर वैक्सीनेशन। इसको सोचना चाहिए, प्रोटेक्ट का तो कुछ है नहीं, पैसिव इम्यूनिटी नहीं है, कुछ डिप्थीरिया का कुछ नहीं है, तो कौन सा आएगा बच्चों? एनहांस द रिस्पॉन्स टू द फ्यूचर वैक्सीनेशन। तो आई होप आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।